शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज पहली जो वायरल या फिर प्रमुख न्यूज़ देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली असम की हम बात करेंगे। असम में बात हो रही है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट की। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर मैप दिखाया गया है। यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो भूटान पड़ जाएगा और वेस्ट बंगाल पड़ता है इसके पश्चिम वाले हिस्से की तरफ। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो असम का धुबरी है, बोंगई गांव है और पूर्वी की तरफ में है बारपेटा। ये पूरा का पूरा मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन, मेल फीमेल, सेक्स रेशो और डेंसिटी क्या है या इसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एरिया की बात करें तो एरिया कितना है, वहीं सेक्स रेशो की बात करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए काम का हो सकता है। 958 है यहाँ पर। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं तो वो हैं 950। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कोकराझार टाउन में। डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई करता है एरिया को कितना, 3169 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, और इसकी पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से देखा जाए तो इतनी है। अच्छी बात यहाँ पर काम किए है कि गौरांग रिवर के किनारे में लोकेटेड है कोकराझार सिटी। वहीं यदि हम ऐतिहासिक तौर पर देखें, ठीक है, एक और बात यहाँ पर बताई जाती है। देखिए, कोकराझार सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट इज बाउंड्री विथ बोंगई गांव, धुबरी, वेस्ट बंगाल, बारपेटा एंड भूटान। तो ये तो हम इसको देख चुके हैं। कोकराझार ओरिजिनल तौर पर देखा जाए तो ये अनडिवाइडेड गोपालपारा डिस्ट्रिक्ट रहा था। कब तक? 1956 तक। It was merely a small village with a railway station that connected to it rest of the world। फिर 1957 में क्या होता है, बिमला प्रसाद चलीहा ये चीफ मिनिस्टर बने थे आसाम के। एक नया सिविल सब डिवीज़न क्रिएट किया गया था ताकि कार्व किया जा सके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ धुबरी सब डिवीज़न। वहीं अट्रैक्शन की यदि आप बात कर लें, अट्रैक्शन में है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओंथाई ग्वालो और महामाया टेम्पल है, थांडवी बिनेश्वर, ब्रह्म मेमोरियल पार्क है और दाईमालू पार्क है। वहीं देखा जाए ना तो यदि आपको कोकराझार कभी जाना है तो आपको यहाँ पर गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धुबरी और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है। इट इज़ फेमस फॉर द गोल्डन लंगूर एंड इज़ द सेकेंड प्रोटेक्टेड हैबिटाट फॉर गोल्डन लंगूर इन इंडिया। इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एरिया इंडिया में सेकेंड नंबर का गोल्डन लंगूर प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। इसके बाद जो चक्रशिला हिल्स हैं इनको डिक्लेयर किया गया था एज ए रिजर्व के तौर पर 1966 में, एंड 14 जुलाई 1994 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया था स्टेट ऑफ सेंचुरी के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। कितने एरिया को ये कवर करता है, कितनी दूर ये पड़ेगा, आप देख सकते हैं। कोकराझार से 6 किलोमीटर पड़ेगा और धुबरी से 68 किलोमीटर है और 219 किलोमीटर पड़ता है लोकप्रिया गोपीनाथ बोरोडोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी से। गुवाहाटी से लगभग 220 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। अब हमने कोकराझार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी। अब हम सीधे सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ में। तो न्यूज़ में आप देख रहे हैं ये जो महिला किसान है ये मशरूम की खेती कर रही है। ये देखिए टंगा के रखे हैं। तो 21,000 से भी ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो कि लगी हुई हैं मशरूम के कल्टीवेशन में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। तो बहुत व्यापक पैमाने पर कहना चाहिए महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार के साथ साथ में पोषण संबंधी जो ज़रूरत हैं उनको पूरा किया जा रहा है। अब सरकार इतने व्यापक पैमाने पर मशरूम गरीब लोगों को बांट रही है उचित मूल्य की दुकान में या फिर मिड डे मील वाली स्कीम में। तो पार्टिकुलरली यहाँ पर बातचीत करी जा रही है मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड। असम की सरकार मिड डे मील जो स्कीम चल रही है उसमें बच्चों को मशरूम खिला रही है।
इससे दो दो फायदे हो रहे हैं, एक तो जो किसान हैं उनका फ़ायदा हो रहा है और दूसरा पोषण संबंधी जो समस्या है उसको निपटाया जा रहा है। तो मेनली बच्चे और जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टिकुलरली वेस्टर्न आसाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक बूस्ट टाइप का मिला है जब बहुत सारे जो फार्मर हैं उन्होंने स्टार्ट किया था मशरूम के कल्टीवेशन को, एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडेड देम इन मिड डे मील इन वेराइड फॉर्म ऑफ सूप, बिस्कुट एंड नूडल। सरकार किस किस रूप में मशरूम को खिला रही है? सूप के रूप में, बिस्कुट के रूप में और नूडल्स के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यूट्रिएंट लोडेड मशरूम इंट्रोड्यूस किया गया था मिड डे मील स्कीम में वेस्टर्न असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि सूप के रूप में दिया जा रहा है, बिस्कुट के रूप में दिया जा रहा है, फोर्टिफाइड नूडल बनाए जा रहे हैं या फिर मिक्स्ड किया जा रहा है रेगुलर फूड के साथ में। इसका पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इफेक्ट पड़ता है बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर, पार्टिकुलरली स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर। मशरूम वर वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स इन एडिशन टू विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंटेशन के तौर पर मशरूम महिलाओं और बच्चों को दिया जा रहा है। डाटा जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा, वहाँ से ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ़ अंडरवेट हैं, उम्र की बात करें 6 साल तक के बच्चे, इसके अलावा वेस्टेड अनीमिक चिल्ड्रन इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट रिड्यूस बाई 56 से 56%। ठीक है। अंडरवेट हम किसको बोलेंगे? हम बच्चे की हाइट तो बढ़ रही लेकिन वज़न नहीं है, 56% गिरावट आई है। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, हाइट नहीं बढ़ना, 56% गिरावट आई है। अनीमिया की बीमारी से पीड़ित बच्चे, 76% गिरावट आई है 2021 से 2023 के बीच में। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो मातृत्व मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, जन्म के टाइम में जो महिलाओं की डेथ हो जाती है, इसमें भी हम डिक्रीज देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है 72.37%। ये 1 लाख में 1 लाख यदि महिलाएं जन्म दे रही हैं बच्चों को, तो उसमें 89 महिलाओं की डेथ हो रही है। लेस देन हाफ ऑफ द आसाम्स एवरेज। आसाम का एवरेज तो 200 का है, लेकिन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट इस मामले में बेहतरीन काम किया है। सिमिलरली यदि हम बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी गिरावट देखने को मिली है 30% की। 1000 में 15 बच्चों का, प्रत्येक 1000 में 15 बच्चों की डेथ हो रही है, और स्टेट का जो एवरेज है कितना है? डबल है, 36 है। द रिजल्ट राइडिंग ऑन ए टीम आंगनवाड़ी वर्कर, accredited social health worker, field worker of department such as education, health and horticulture did not come overnight. तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी टीम के तौर पर काम किया गया है। इसमें आशा वर्कर भी शामिल रही हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, फील्ड वर्कर भी रहे हैं, ऑफ डिपार्टमेंट सच एस एजुकेशन, हेल्थ एंड हॉर्टिकल्चर। ये सारे लोग एक साथ में आए हैं, तब जाकर के ये चीज़ संभव हो पाई है। द सीड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज सोन बाय बोडोलैंड यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 2012। वहीं यदि आप देखें तो इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो कहाँ चले जाता है? सीधे 2012 में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को इसका श्रेय जाता है। इट्स एक्सपेरिमेंट ऑन मेकिंग 23 स्पीसीज ऑफ मशरूम। इसने चालू किया था प्रयोग करना 23 मशरूम की प्रजातियों के ऊपर, जैसे कि ओयस्टर, शिटाके, कोरडाइस। ठीक है, ये देखा जाए तो इनकी खेती करना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ में मेड मैनी फार्मर स्टार्ट कल्टीवेशन इन देयर बैकयार्ड, समटाइम्स इवन अंडर बेड। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह में कितने बड़े पैमाने पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक तो छोटे से रूम में आप इनकी खेती कर सकते हैं। किसान लोगों ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से बहुत बड़ा, कहना चाहिए, सहायता मिली, बहुत बड़ा पुश मिला।
बीटीसी की तरफ से लॉन्च किया गया था मशरूम मिशन 2021 में। द ईयर व्हेन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैड प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कोकराझार चेंज फ्रॉम एरीसील टू मशरूम। इसके बाद आप देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्राइमरी प्रोडक्ट रहा था कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का वो था एरीसिल्क, इसको चेंज कर दिया मशरूम के तौर पर। ऐसा क्यों किया गया? केंद्र सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करती है, तो सरकार ने वो सिल्क को हटा करके मशरूम को ला दिया और यहाँ से फिर मशरूम का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं साइंस वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं साइंस की पहली खबर जो कि क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्रोमोसोम जैसे कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम क्या होता है? पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे तंतु आकार के ये पिंड होते हैं जो कि वनस्पति में भी, और वनस्पति हो चाहे जंतु हो, दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं ये। इन्हीं के माध्यम से हम आनुवांशिक गुण सीखते हैं, इन्हीं के माध्यम से माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। तो क्रोमोसोम ही आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। क्रोमोसोम कोशिका के न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग होता है जो कि आनुवांशिक गुणों के लिए जरूरी है। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के टाइम में सिकुड़ जाएगा, छोटे और मोटे धागों के रूप में बन जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय में क्रोमेटिन एक चीज है जो कि सिकुड़ जाती है और छोटे और मोटे धागों के रूप में बन जाती। यही धागे गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहलाते हैं। जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता उसमें ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहेगा। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सारी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों को ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। ये पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। खोज की यदि हम बात करें तो स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, कब? 1875 में, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय में इसकी खोज हो चुकी थी। सबसे पहले क्रोमोसोम जिसको रंगीन काय बोलते हैं शब्द का प्रयोग वार्लियर ने 1889 में किया था। संरचना आप देख सकते हैं, ये इसकी संरचना है। इसको सैटेलाइट नाम दिया गया है। ये इसका द्वितीयक संकीर्णन है। संकीर्णन मतलब ये जो दोनों के बीच में छोटा सा गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये शुरू वाला प्राथमिक संकीर्णन है। यहाँ पर एक पार्ट है मैट्रिक्स। ये आपको जो लंबा लंबा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स है। इसके भीतर में हमको क्रोमोनिमेटा देखने को मिलेगा, क्रोमोमियर में देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला इसका, ये जो बाहरी लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको पेलिकल नाम रखा गया है। सेंट्रोमियर दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है बीचों बीच में वो सेंट्रोमियर है। और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसको सैटेलाइट कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव्य होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके भीतर में क्या है? गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र हैं जिन्हें हमें क्रोमेनिमेटा कहते हैं। क्रोमेनिमेटा जी आपस में दोनों ऐसे लिपटे हुए हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटाइड क्या कहलाता है? क्रोमेटाइड कहलाता। सिंगल की यदि हम बात करें तो क्रोमेटाइड, दोनों को बोलेंगे तो क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ये दोनों ही क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक दूसरे से जाकर के मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों इकट्ठे जुड़ गए हैं। तो ये इसकी संरचना थी। वहीं यदि हम गुणसूत्रों के टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो देखिए गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेकंड होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। पुरुषों में XY होते हैं और मादा में ये XX होते हैं।
कुछ होते हैं एक्सेसरी क्रोमोसोम, ठीक है, जिनको हम सहायक गुणसूत्र कहते हैं। जाइंट क्रोमोसोम, फिर है पॉलीटीन क्रोमोसोम। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनको 4 भागों में हम बांट देते हैं। फिर आ जाते हैं जीन और जीनोम। जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था। आधुनिक शोधों के हिसाब से एक जीन डीएनए का एक ऐसा हिस्सा है, पार्ट है, जो किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के संश्लेषण को रेगुलेट करने का काम करता है। इस हिस्से को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं जीनों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं, अतः जीन ही आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। फिर आ जाते हैं जीनोम। जीनोम एक प्रकार से अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय है, समूह है, जैसे एक युग्मक में उपस्थित कुल गुणसूत्र। कैरियोटाइप किसी जाति के कुल गुणसूत्रों की आकारिकी को कैरियोटाइप कहा जाता है। एकदम साइंस वाली लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा अंदर जाना नहीं है अपने को अपने काम की चीज़ देखना है काफ़ी, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को, साइंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर बात करी जाती है द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन कैंसर आउटकम स्टडीज़, ठीक है, कैंसर के आउटकम्स में वाई क्रोमोसोम की क्या भूमिका हो सकती है। तो 2 अध्ययन ऐसे करे गए थे जहाँ से थोड़ा सा हमें नॉलेज मिलता है, थोड़ी सी जानकारी मिलती है वाई क्रोमोसोम की क्या भूमिका हो सकती है कैंसर के आउटकम्स में। इन विच मेल्स आर ऑफन मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन फीमेल, जहाँ पर हम देखते हैं कि फीमेल की अपेक्षा मेल में इसका ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये जो अध्ययन है इसको प्रकाशित किया गया था नेचर पत्रिका में। तो एक पेपर है जो कि आइडेंटिफाई करता है अप रेगुलेटेड जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में जीन, अप रेगुलेटेड वर्ड है ये जी, अप रेगुलेटेड जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम दैट कंट्रीब्यूट कोलोरेक्टल कैंसर इन माइस बाय ड्राइविंग ट्यूमर इन्वासन एंड एडिंग इम्यून एस्केप इन मेल्स। तो वाई क्रोमोसोम की बात करी जा रही है जो कि कंट्रीब्यूशन दे रहा है कोलेट्रल कैंसर में। कहाँ पर? चूहों में ये अध्ययन किया गया था, पार्टिकुलरली ट्यूमर से रिलेटेड ये कैंसर रहा था। एंड एडिंग इम्यून एस्केप इन मेल्स, ठीक है, और आप ये देखेंगे कि ये सहायता कर रहा था इम्यून को एस्केप करने में। एस्केप करने का क्या मतलब होता है? पलायन करना या फिर दूर करना। कुछ स्टडी ऐसी भी थी जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे करके लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन ब्लैडर कैंसर में यदि वाई क्रोमोसोम कम हो जाता है, ये जनरेट करता है और भी ज़्यादा इम्यूनो सप्रेसिव ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट को और कंट्रीब्यूट करता है वर्स आउटकम को, मतलब इससे कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। सेक्स इज नॉन टू अफेक्ट कैंसर इंसिडेंट, लिंग को जाना जाता है कैसे करके ये अफेक्ट डालेगा कैंसर इंसिडेंस को। क्लिनिकल आउटकम एंड ट्यूमर बायोलॉजी विथ मोस्ट कैंसर्स काज वर्स आउटकम इन मेल्स देन इन फीमेल्स, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे लिंग के हिसाब से बात करें तो पुरुषों में इसका ज़्यादा असर है, महिलाओं में इसका कम असर है। कुछ अध्ययन ऐसे किए गए हैं जिनसे ये सजेशन मिलता है कि जो वाई क्रोमोसोम का फंक्शन है उसका कोई ना कोई रोल हो सकता है। यहाँ पर हमको मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगा। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? कैंसर जो शरीर के दूर के हिस्से में शुरू होने से फैलता है, मेटास्टेटिक कैंसर कहलाता है। कई तरह के कैंसर के लिए इसे स्टेज 4 कैंसर भी कहा जाता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं मेटास्टेसिस कहलाती है। तो दूर वाले हिस्से से ये चालू होता है फैलना। बार बार यहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर का जिक्र किया जा रहा है। कोलोरेक्टल कैंसर किस प्रकार का होता है? ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप माना जाता है कैंसर रिलेटेड डेथ का।
कैंसर से रिलेटेड जितनी भी डेथ हो रही हैं उसका सेकंड मोस्ट रीजन है कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और मेटास्टेटिक्स माना जाता है मेल्स में। तो मेटास्टेटिक्स क्या है हमने देख लिए हैं। द मॉडल इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डिजीज ड्रिवन बाय नॉन आउटकम कॉल्ड क्रास। The researcher observed a higher frequency of metastasis and worse survival in male mice, mirroring the outcome seen in human. पहले ये अध्ययन किया गया है चूहों में, इसके बाद इसका रिजल्ट निकाल करके उन्होंने इंसानों में लेकर के आए हैं। इसके बाद अगली जो साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो टुंड्रा और शंकुधारी वन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो शंकुधारी वन होते हैं इनका जो स्थान है ये नॉर्थ वाले गोलार्ध में हमको देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको देखने को मिलता है शंकुधारी वन। शंकु के आकार में ये पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। इसका यदि हम पार्टिकुलरली लोकेशन देखें तो 55 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में ये लोकेटेड है। दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान और उत्तर में टुंड्रा क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। कौन कौन से हिस्से इसके अंतर्गत आ जाते तो आप देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। एशिया में पार्टिकुलरली जो साइबेरिया वाला एरिया है यहाँ पर शंकुधारी वन बेल्ट पाए जाते हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोपीय रसिया, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन वाला हिस्सा है। नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो शंकुधारी वन क्षेत्र उत्तरी कनाडा में लेब्राडोर तट से लेकर के अलास्का की पूर्वी सीमा तक फैले हुए हैं। यूरेशिया के भाग में शंकुधारी वन बेल्ट की सबसे बड़ी सीमा है, इसलिए इस ठंडे शीतोष्ण मध्य प्रकार के शंकुधारी जंगल क्षेत्रों ये जो क्षेत्र है लोकप्रिय रूप से कोल्ड टैगा के रूप में जाने जाते हैं। अब हमें जो चीज़ यहाँ पर देखना है वो है टुंड्रा वाले वन क्षेत्र। ठीक है, टुंड्रा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। तो ठंडे रेगिस्तान वाला जो एरिया है उसको टुंड्रा नाम दिया जाता है। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु रहेगा, पेड़ पौधे किस प्रकार के रहेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। इनकी लोकेशन बताई जाती है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। अब जैसे पूरे ग्लोब में इसकी लोकेशन देखें ना तो 65 डिग्री आपको नॉर्थ वाले अक्षांश रेखा के ऊपर जाना पड़ेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के समर इजोटेमस टुंड्रा की सीमाओं को मोटे तौर पर दर्शाते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर में ये इनको जिंदा रहना है। एरिया की बात करें तो अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, अलास्का और कनाडा के उत्तरी तटीय क्षेत्र। इसके अलावा यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेवियन है, आइसलैंड है, स्पिट्सबर्गन द्वीप है, यूरोपीय रसिया का तटीय क्षेत्र है। एशिया की बात करें तो साइबेरिया का उत्तरी तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। जलवायु कैसी रहती है, बहुत कम टेम्परेचर यहाँ है, औसत वार्षिक तापमान बहुत कम रहता है, सर्दियाँ बहुत लंबी और बहुत गंभीर होती हैं जबकि गर्मी बहुत कम और ठंडी होती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ की जो सतह है 9 से 10 मीटर मोटी बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि आमतौर पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। एक साथ हफ्तों तक लगातार आपको अंधेरा देखने को मिलेगा और वर्षा बहुत हल्की होती है, शायद 25 सेंटीमीटर रहेगी। वनस्पति की बात करें यदि हमको तो यहाँ पर बुश टुंड्रा, ठीक है, इसमें बौने पेड़ आ जाते हैं, झाड़ी, जैसे कि झाड़ी के रूप में एल्डर, बिर्च, विलो, जूनिपर्स। कभी कभी वे एक रेंगने का रूप भी ले लेते हैं और अपनी शाखाओं के एक नेटवर्क के द्वारा जमीन को कवर करते हैं। घास टुंड्रा भी आ जाता है, जैसे मास, लिचेन, सेज इसमें आ जाती हैं। फिर है फूलों वाले पौधे। गर्मियों के दौरान कुछ फूल भी हमको अचानक दिख जाते हैं, अपनी रंगीन दृष्टि प्रदर्शित करते हैं और फिर ये मर जाते हैं। फिर खसखस, लिली, बटरकप, वायलेट फूल, ऐसे कुछ पौधे हैं, ठीक है, जो कि गर्मियों के मौसम में फूलों के साथ साथ उग आते हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। जानवर की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जानवर यहाँ बारहसिंगा और कैरिबो है। समुद्र में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर बताया जाता है। कीड़े मकोड़ों के भी नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। अब हम सीधे साइंस वाली न्यूज़ की तरफ में चलते हैं और इसको देख लेते हैं साइंस में क्या बताया गया।
तो साइंस में पार्टिकुलरली टुंड्रा वाले एरिया के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो हमें डाइवर्सिटी है वो काफ़ी कुछ डिक्लाइन दिखाई दे रही है विथ सी आइस डिसअपरेंस। एक और चीज़ दिख रही है कि समुद्र के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिलती है। टुंड्रा की जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसमें इंक्लूडिंग है प्लांट, लिंचेंस एंड फंगी, ये सब के सब में डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। पिछले 15 साल के एक्सपेरिमेंट यदि हम देखते हैं, आर्कटिक ड्यू टू वार्मिंग टेम्परेचर, आर्कटिक वाला एरिया है, वार्मिंग टेम्परेचर के चलते चलते यहाँ पर जैव विविधता में कमी आई है और जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, इसलिए बर्फ़ भी धीरे धीरे गायब होते जा रही है। However, the presence of large herbivores such as caribou and musk oxen slowed this decline by affecting the plant understory with their different browsing behaviors, a study found। तो सबसे पहली बात यह है इनका आवास स्थल का नष्ट होना। आवास स्थल यदि नष्ट होगा तो उनके लिए जो भोजन है ना वो भी नष्ट होगा और इनकी जो संख्या तेज़ी के साथ में गिरते जाएगी। इसके बाद आगे जो बंदर दिखाई दे रहा है इसके बारे में कुछ स्टडी करी गई है और पता लगाने की कोशिश करी गई है कि ये किन से किन के बीच का हो सकता है, कहाँ से इसने अपने इन गुणों को या फिर अपनी इस प्रकार से आकृति को ग्रहण किया है। द रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मैमेलियन एवोल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल हो सकता है मैमल्स के एवोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या। आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं हाइब्रिड प्रजाति। ठीक है, दो लोगों को संकर हुआ है और उससे जो चीज़ बनी है वो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इंडिविजुअल एटम to give orbitals of equivalent energy happen when two atomic orbital combine to form a hybrid orbital। तो ये अणु परमाणु से रिलेटेड है, अपने साइंस के हिसाब से यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर पार्टिकुलरली बात करी जा रही है जीव जंतुओं के मामले से कि कैसे करके ये इनका इवोल्यूशन हो रहा है, इनके पूर्वज कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसमें बताया जाता है, एक स्टडी है जो कि फोकस करती है हाइब्रिडाइजेशन इन मैमेलियन एवोल्यूशन। नए नए किस्म के आपको जो बंदर देखने को मिल रहे हैं इनका एवोल्यूशन कैसे करके हुआ है। वैज्ञानिक लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग किया, ठीक है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ मंकी स्पीसीज इन द राइनोपिचेकस जीनस, राइनोपिचेकस जीनस और फाउंड एविडेंस that the grey snub-nosed monkey, ये डेराइव्ड हुआ है हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन हुआ था किसके किसके बीच में, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी और जो एंसेंटर है दो एक्सटेंट राइनोपिचेकस स्पीसीज के बीच में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा स्कीम से। मनरेगा स्कीम की कुछ कमियां यदि कभी आपको लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि मनरेगा स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां हो जाती हैं, जैसे कि आधार कार्ड में नाम गड़बड़ का होना या फिर जॉब कार्ड में स्पेलिंग में मिसपेच हो जाना। तो आधार कार्ड और जॉब कार्ड दोनों में आपका नाम एक सा होना चाहिए, स्पेलिंग एक सी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये है आपको काम नहीं दिया जाएगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए मनरेगा के जॉब कार्ड और आधार कार्ड के नाम में। इसके ऐसा यदि होता है तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना जॉबलेस हो जाते हैं। डिलेशन ऑफ नेम्स फ्रॉम बेनिफिशरी लिस्ट ऑन द राइस, आप देखते हैं कि जो बेनिफिशरी लोग हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे थे तो आज के टाइम में 90 हो गए हैं, 80 हो गए हैं। ऐसी घटना हमको देखने को मिल रही है। दो नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, सुग्रीव नायक 29 साल, सिंगी माझी 59 ईयर्स। ठीक है, दे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट रिसेंटली बोथ देयर नेम्स वर स्ट्रक आउट ऑफ द बेनिफिशरी लिस्ट
अंडर द महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट मनरेगा। मनरेगा से इसका नाम क्या है, हटा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा था? देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन देयर नेम्स ऑन द मनरेगा जॉब कार्ड एंड देयर आधार कार्ड। द मिसिंग लेटर एंड डिफरेंटली स्पेल्ड नेम वर इनफ टू पुश बोथ टू ए कॉमन डेस्टिनी, माइग्रेशन टू अर्न लिविंग। तो आपका नाम मिसमैच नहीं कर रहा, अब आपको यहाँ गांव में काम नहीं मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे, माइग्रेशन आपको करना पड़ेगा, दूसरी जगह आपको काम के लिए जाना ही पड़ेगा। 23 जून तक यदि हम देखें तो जो नाम ऑफ 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैड बीन डिलेटेड, 61 लाख लोगों रजिस्टर्ड वर्कर हैं, इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो डिलेटेड हो जा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें हो सकता है कि काम की इच्छा नहीं है, टू लेकर के फेक जॉब कार्ड हो सकता है, अमाउंटिंग टू नेट डिलेशन ऑफ 1.1%, लगभग 1.16% लोगों का नाम यहाँ से हट गया है। इसके चलते चलते 2.26% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वर्कर आपको दिखाई देंगे। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय द रिसर्च ग्रुप लाइव टेक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमको 244% हाइक देखने को मिला था नंबर ऑफ डिलेटेड वर्कर्स में। 1.49 करोड़ डिलीट किए गए 2021-22 के दौरान, विथ ए नेट डिलीटेशन ऑफ 1.8%। 2022-23 में ये डेटा 5 करोड़ पहुंच गया। 5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं, मतलब 14% लोगों को हटाया गया है।